देखिए, राहुल जी ने कहीं पर कोई प्रधानमंत्री का अपमान नहीं किया है। उल्टा गांधी परिवार को जिस तरह से बीजेपी और प्रधानमंत्री ने अपमान किया है, अगर उसको देखा जाए, अगर उसको लिखा जाए तो पन्ने पे पन्ना जो है, एक किताबचा जो है शाया हो जाएगा। जहाँ तक मोदी सरनेम की बात है, मोदी सरनेम, राहुल गांधी ने जो मोदी सरनेम के ऊपर जो सवाल उठाया है, नीरव मोदी, ललित मोदी और महेश मोदी, ऐसे तमाम लोग जो कैपिटलिस्ट हैं, जिन्होंने देश को लूटा है और देश छोड़कर विदेशों में चले गए हैं, उसमें रहते हैं, उनके बारे में, उनके सामने में कोई माने नहीं रखता कि किसका लाल मर रहा है, किसका शौहर मर रहा है, बल्कि उन्हें सिर्फ और सिर्फ इक़्तिदार की लालच है। लोग जिस तरीके से सोच रहे थे कि एक ममता माँ का दर्द को समझती है, हमारे बंगाल को एक अच्छे दिशा में लेके जाएगी, लेकिन आज उन्हीं माओं ने देखा है कि कैसे आज खून की होली खेली गई। और जो राहुल गांधी ने कहा, इसमें तो पूरा का पूरा हकीकत है कि जो लोग भी आज घर लेकर लूट के बाहर भागे हैं, वो सब के सब मोदी क्यों है। सिर्फ बात यही थी कि आखिर वो मोदी ही क्यों है और कोई दूसरे कास्ट के लोग नहीं है। तो कहीं ना कहीं इनका अपना अंदर से साठ बांट है, एक मोदी दूसरे मोदी को हेल्प कर रहा है। और इसी बात को हमारे राहुल गांधी ने कहा है कि आज नफरत की बाजार में ये मोहब्बत की जो दुकान खुली है, हम इसको खोल के रहेंगे। और आवाम ने भी इस बात को समझा है कि आज हिंदुस्तान में अगर कोई विकल्प है तो कल एक गांधी था, 2024 में कांग्रेस को आना ही पड़ेगा। अपोजिशन के लोगों ने भी इस बात को समझ लिया है, जितनी भी क्षेत्रीय पार्टी है हिंदुस्तान की, सबने इस बात को समझ लिया है, एक्सेप्ट कर लिया है कि अपने वजूद को बचाना है तो कांग्रेस भी एकमात्र विकल्प है, उनके साथ में ही लड़ना है, देश को बचाना है। और 1:1 की जो नीतीश ने जो राह दिखाई है, आज उसको सब लोग मानने के लिए तैयार है और वही एक रास्ता है जो हम हिंदुस्तान को महफूज रख सकते हैं। पंचायत इलेक्शन कराया गया 2023 की, और आनन फानन में जिस तरह से स्टेट इलेक्शन कमीशन के कमिश्नर को बैठाया गया, राजीव सिन्हा जी को, ये पूरी तरह से साजिश के तहत और पूरी हिकमत के साथ इसका निर्वाचन किया गया और उसको इस पद पर बैठाया गया। आपने देखा होगा कि निर्वाचन कमीशन, स्टेट निर्वाचन कमीशन के पास कोई इख्तियारात नहीं था और कोई उनके पास कोई प्रोटेस्ट करने की कोई सलाहियत नहीं थी, कोई आवाज़ नहीं था। उसने जिस तरह से इलेक्शन कराया है, ये 44 लोगों की, जो मासूम लोगों की हत्या हुई है, इसका जिम्मेवार अगर कोई है मगरबी बंगाल में, तो सबसे पहला जिम्मेवार अगर कोई है तो राजीव सिन्हा है, जिसके ऊपर FIR होना चाहिए। और उसके साथ साथ यहाँ की मुख्यमंत्री, जो कानून व्यवस्था का इंचार्ज है, जिनके अंदर मंत्रालय, पुलिस मंत्रालय आता है, उनके खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए। लेकिन राज्य सरकार के खिलाफ एक्शन ले तो कौन ले। लेकिन सबसे ज़्यादा कार्यकर्ता अगर किसी पार्टी के मरे हो तो तृणमूल कांग्रेस के ही मरे। अफसोस के साथ यही तो कहना पड़ता है कि ममता बनर्जी के हाथ से लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। यहाँ तक कि TMC के कार्यकर्ता भी महफूज नहीं है। और TMC के कार्यकर्ता को मारने वाले कौन लोग हैं? TMC के लोग हैं। ये भी आपको मालूम होना पड़ेगा कि TMC के कार्यकर्ता को TMC के लोग ही, उनके आपस में ही लड़ाई चल रहा है। ये पंचायत इलेक्शन में किस तरह से दखल करे और किस तरह से हम पंचायत समिति और पंचायत प्रधान और जिला परिषद बने, इसको हासिल करने के लिए अपनी जान की बाजी तक लगा रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ करप्शन का बोलबाला है पूरे मगरबी बंगाल में। यही वजह है कि आज 44 लोगों की मौत हुई। आपने देखा होगा कि इलेक्शन शुरू हुआ, जिस तरह से आनन फानन में घोषणा की गई है, वक्त नहीं दिया गया नॉमिनेशन फाइल करने के लिए, और उसके बाद जिस तरह से सेंट्रल फोर्स को लाया गया, ये सब अदालत के आदेश के ऊपर हुआ है। लेकिन राजीव सिन्हा ने जिस तरह से अदालत के ऑर्डर का जिस तरह से उल्लंघन किया है, जिस तरह से उसकी धज्जियां उड़ाई है, ये पूरे मगरबी बंगाल की आवाम देख रही थी। और ये साबित हो रहा था कि जिस तरह 2018 में सेंट्रल फोर्स को हजारदुआरी घुराया जा रहा था, ठीक उसी तरह 2023 में तमाम रास्ते में सेंट्रल फोर्स को घुराया जा रहा था। और निर्वाचन जहां हो रहा था, निर्वाचन बूथ के अंदर में पुलिसधारी, वर्दीधारी TMC की दलाली कर रहे थे और छप्पा चल रहा था। ये मैं तो आपसे कहा कि 44 लोग, जो मासूम लोगों की हत्या हुई है, इसके लिए पूरा राजीव सिन्हा जो निर्वाचन कमिश्नर है, उसको FIR उसके खिलाफ मौत 302 का मामला रुजू होना चाहिए। और साथ ही साथ ममता बनर्जी जो होम मिनिस्टर है, जो पुलिस मंत्री है, उनके खिलाफ भी FIR होनी चाहिए, उनके खिलाफ भी 302 रुजू होना चाहिए। एक आखिरी सवाल ये करूँगा कि जो आज का सत्याग्रह, साइलेंट सत्याग्रह आप लोग कर रहे हैं और डेमोक्रेसी डिस्क्वालीफाइड की आप लोग बात कर रहे हैं,
लेकिन प्रधानमंत्री का अपमान किया राहुल गांधी ने, जिसकी वजह से गुजरात कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया। कितना सहमत है इस पर? देखिए, राहुल जी ने कहीं पर कोई प्रधानमंत्री का अपमान नहीं किया, उल्टा गांधी परिवार को जिस तरह से बीजेपी और प्रधानमंत्री ने अपमान किया है, अगर उसको देखा जाए, अगर उसको लिखा जाए तो पन्ने पे पन्ना जो है, एक किताबचा जो है शाया हो जाएगा। जहाँ तक मोदी सरनेम की बात है, मोदी सरनेम, राहुल गांधी ने जो मोदी सरनेम के ऊपर जो सवाल उठाया है, नीरव मोदी और निखिल मोदी, ललित मोदी और महेश मोदी, ऐसे तमाम लोग जो कैपिटलिस्ट है, जिन्होंने देश को लूटा है और देश छोड़कर विदेशों में चले गए हैं, ये किसके पीरियड में गए हैं? उनके पीरियड में गए हैं जो लोग करप्शन की बात करते थे, जो लोग करप्शन को रोकने की बात करते थे, जो लोग विदेश से काला धन लाने की बात करते थे। आज काला धन हमारे समय में, मनमोहन जी के जमाने में 1 रुपया था, तो आज काला धन विदेशों में 3 रुपया हो गया है। और डॉलर की कीमत आपको क्या हो रही है, इसका भी आपको अंदाजा है। हमारे समय एक डॉलर 60 रुपया हुआ करता था, आज $1 90 रुपये के करीब करीब पहुंच चुका है। यही वजह है कि राहुल गांधी ने स्टेज से कहा था कि क्या पता जो मोदी सरनेम है, जो लोग मोदी का हलफ लेते हैं, अब मोदी जी से क्या सांठगांठ है, जो करप्शन करते हैं, बैंक का घोटाला करते हैं और विदेश में चले जाते हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। इसी से एक सवाल जुड़ता हुआ मैं आपसे करना चाहूँगा कि गुजरात हाई कोर्ट ने यह भी कहा है कि सिर्फ मोदी सरनेम को लेकर मामला दर्ज नहीं है राहुल गांधी पर, बल्कि वीर सावरकर का भी उन्होंने अपमान किया है, इसके लिए भी उनकी जो याचिका खारिज की गई है। ये सिर्फ एक बहानाबाजी की बात है और कहीं ना कहीं बीजेपी घबराई हुई है, बीजेपी खौफ में है। जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा का एक इम्पैक्ट पूरे हिंदुस्तान पे पड़ा है, बुजुर्गों पर, नौजवानों पर, और आप लोगों ने भी देखा, और जिसे सोशल मीडिया ने बहुत अच्छी तरीके से लोगों तक पहुंचाने का काम किया है, उनका शुक्रिया अदा करता हूं मैं, क्योंकि चैनल तो बिकी हुई गोदी मीडिया है, उसने तो कभी दिखाया नहीं। लेकिन सोशल मीडिया की तरह जिस तरह से देखा होगा, लोग एक दीवानावार, एक पागल की तरह लाखों लाख अगर कहा जाए तो कम नहीं, पीछे दौड़ते हुए और भागते हुए नजर आ रहे हैं। आखिर वजह क्या थी? इस चीफ में मोदी घबराई हुई थी और उनको एक बहाना चाहिए था। और जो राहुल गांधी ने कहा, इसमें तो पूरा का पूरा हकीकत है कि जो लोग भी आज घर लेकर लूट के बाहर भागे हैं, वो सबके सब मोदी क्यों है? सिर्फ बात यही थी कि आखिर वो मोदी ही क्यों है और कोई दूसरे कास्ट के लोग नहीं है। तो कहीं ना कहीं इनका अपना अंदर से फांट बांट है, एक मोदी दूसरे मोदी को हेल्प कर रहा है, एक मोदी दूसरे मोदी को बचाने का काम कर रहा है। तो यही बात तो राहुल गांधी ने कहा था। उन्होंने तो कभी भी अपने प्राइम मिनिस्टर की बेइज्जती नहीं की, कभी भी इस बात को नहीं कहा कि हाँ इसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर मुनव्वर हैं और प्राइम मिनिस्टर भी मोदी है, वो भी करप्ट है। सिर्फ हक नहीं बोलना चाहिए। जो भी आदमी आज सच्चाई की आवाज़ उठा रहा है, उसके पास में ईडी और सीबीआई को भेजकर उसे खौफ में मुब्तला किया जा रहा है, उसे तोड़ा जा रहा है, उसे अपने पार्टी में लाया जा रहा है और उसे कहीं ना कहीं चुप करा दिया जा रहा है। मणिपुर में जो हिंसा हो रहा है पिछले 2 महीनों से, 3 महीने, दो से अधिक महीनों से मणिपुर में हिंसा हो रहा है और प्रधानमंत्री के अभी तक वो उस बारे में ना उन्होंने एक ट्वीट किया है, ना ही वहाँ पहुँचे, जबकि राहुल गांधी मणिपुर पहुँच गए हैं। और पश्चिम बंगाल में जो पंचायत इलेक्शन में हिंसा हुआ, इसमें मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी चुप्पी साधे हुई है। इन दोनों मामलों को आप कैसे देखते हैं? आज जो लोग सिर्फ और सिर्फ इख्तिदार की होश में रहते हैं, उनके सामने में कोई माने नहीं रखता कि किसका लाल मर रहा है, किसका शौहर मर रहा है, बल्कि उन्हें सिर्फ और सिर्फ इख्तिदार की लालच है। लोग जिस तरीके से सोच रहे थे कि एक ममता माँ का दर्द को समझती है, हमारे बंगाल को एक अच्छे दिशा में लेके जाएगी, लेकिन आज उन्हीं माओं ने देखा है कि कैसे आज खून की होली खेली गई। इतनी बड़ी तादाद मौत कभी भी किसी इलेक्शन में पूरे हिंदुस्तान में नहीं देखने को मिला। आज पूरा हिंदुस्तान इस बात की मलामत कर रहा है, छी कर रहा है, लेकिन उनको कोई शर्म नहीं आती, कोई भी एक बयान नहीं आता। और ठीक उनके भाई नरेंद्र मोदी आज चुपचाप खामोश तमाशाई बने हुए हैं। आज हजारों लोगों की वहाँ पर मौत हो गई, आज बच्चे बिलक रहे हैं आज वहाँ पर, लेकिन कोई भी उनका ट्वीट नहीं आता, किसी भी तरीके से उनको रोकथाम की कोशिश नहीं की जाती है। तो ये लोग सिर्फ और सिर्फ इख्तिदार के लालची लोग हैं, इख्तिदार को कब्जा करने के लोग हैं, चाहे वो हिंदू मुसलमान को लड़ा कर हो, चाहे दलित मजदूरों को लड़ा कर हो, चाहे किसी तरीके की भी नफरत की राजनीति करनी पड़े, करेंगे हम। और इसी बात को हमारे राहुल गांधी ने कहा है कि आज नफरत की बाजार में ये मोहब्बत की जो दुकान खुली है, हम इसको खोल के रहेंगे। और आवाम ने भी इस बात को समझा है कि आज हिंदुस्तान में अगर कोई विकल्प है तो कल एक गांधी था, आज एक दूसरा गांधी है जो लोगों के सामने में जा रहा है।
गरीब आवाम के पीछे बैठ रहा है। 2024 का ही उन पे एक लड़वा तारी है, एक घबराहट तारी है। जो हमारे अपोजिशन के लोग हैं, जो बीजेपी के लोग हैं और उनके लोग हैं, उनके अंदर में आके इसी बात का खौफ है। आज आप देख रहे हैं हिमाचल में जो मीटिंग हुई है, जो आज तेलंगाना में मीटिंग हुई है, आज वहाँ पर मीटिंग में लोग तादाद नहीं बता पा रहे। आज राहुल गांधी जी वहाँ पर गए, प्रियंका गांधी जी जा रही हैं, लोग तादाद नहीं बता पा रहे। कोई कह रहा 10 लाख, कोई कह रहा 8 लाख, कोई कह रहा 5 लाख। तो इतनी बड़ी तादाद तो मोदी ने देखा कि जब मेरा बहुत उरूज था तब भी इतनी बड़ी तादाद में लोग नहीं आए। और पैसे में लोग दीवानावार पीछे दौड़ते हुए नजर नहीं आते। वो सभा में बुलाए जा सकते हैं, उनको पैसा दिया जा सकता है, वो धूप में बैठे रह सकते हैं, उनको टिफिन बॉक्स दिया जा सकता है। लेकिन जो नौजवान, जो औरतें, जो हमारे बुजुर्ग आज उनके काफिला के पीछे में दौड़ रहे, भाग रहे, एक झलक देखने के लिए, एक नज़र देखने के लिए, एक हाथ मिलाने के लिए, आज उनके ऊपर में खौफ तारी है। और इस बात को आवाम भी समझ रही है, हम समझ रहे हैं, आप समझ रहे हैं कि 2024 बहुत ही करीब है और इंशाअल्लाह हिंदुस्तान फिर अपनी दिशा पकड़ेगा। और जो ये हिंदू मुसलमान अपना वर्ष की राजनीति हो रही, इसका खात्मा होगा और फिर वे एक मरतबा कांग्रेस इक़्तिदार में आएगी। 2024 में कांग्रेस को आना ही पड़ेगा। अपोजिशन के लोगों ने भी इस बात को समझ लिया है। जितनी भी क्षेत्रीय पार्टी है हिंदुस्तान की, सबने इस बात को समझ लिया, एक्सेप्ट कर लिया है कि अपने वजूद को बचाना है तो कांग्रेस ही एकमात्र विकल्प है। उनके साथ में ही लड़ना है, देश को बचाना है। और 1:1 की जो नीतीश ने जो राह दिखाई है, आज उसको सब लोग मानने के लिए तैयार है। और वही एक रास्ता है जो हम हिंदुस्तान को महफूज रख सकते हैं।